नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके लिए न्यू राजस्थान से संबंधित बहुविकल्प जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले सभी को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के पास राजस्थान जीके से संबंधित ये पीडीएफ पहुंच सके। तो आइए हम आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, और भौतिक प्रदेश में पूर्वी राजस्थान प्रदेश अरावली पर्वतमाला के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। और ये बहुविकल्प क्वेश्चन से संबंधित हैं, और बहुविकल्प क्वेश्चन वो रहेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व करवाएंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताएं किस टॉपिक पर हम क्लास लेकर के आएँ, हमारी क्लास आपको किस तरह से लगती है, और ये भी बताएं कि क्लास में किस तरह के सुधार होने चाहिए, इन सब के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की, कौन से काल की पूछ रहा है, प्राकृत ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। यानी राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, ये जो मैदानी भाग है इसके बारे में पूछ रहा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो प्राकृत ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष है, वो आज हम इनको मानते हैं कि आज जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो प्राचीन काल में, जो प्राकृत ऐतिहासिक काल में किस भौतिक इकाई का अवशेष था। तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बी में, सी में टेथिस सागर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये चार विकल्प के तौर पर आपके हैं, और इन विकल्पों में हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हम अगर डायग्राम की ओर जाएं तो अगर देखें कि ये प्राक ऐतिहासिक काल का जो डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप अगर इसको दो भागों में विभाजित कर दें, जो प्राक ऐतिहासिक काल में, तो इसका जो उत्तरी जो भाग था, ये उत्तरी जो भाग है इसको कहा जाता था अंगारा लैंड। स्थल भाग था उसको अंगारा लैंड कहते थे, और जो दक्षिण की भू आकृतिक प्रदेश थे, स्थलीय भूभाग था, उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। तो उत्तर का अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड, और मध्य में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर में जल से पूर्ण भरा हुआ था, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से, इस प्रदेश से आने वाली जो सभी नदियाँ थी वो इस सागर में ही गिरती थी, चाहे फिर वो अंगारा लैंड की नदियाँ हो, चाहे फिर वो गोंडवाना लैंड की। यानी गोंडवाना के लैंड की सभी नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी, और अंगारा लैंड की जो नदियाँ थी उत्तर में, वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई अंगारा उसमें टेथिस सागर में सभी नदियों का जल है वो गिरता था।
तो ये जो नदियां थी उच्च क्षेत्र से जो अपने साथ में अनेक अवसाद मिट्टी गाद लेकर के आती और इन निम्न क्षेत्र में जमा कर देती थी, और इसमें जमा करने के बाद में यहाँ पर ये जो निम्न भाग था भर जाने से ऊपर की ओर आ गया और यहाँ पर एक स्थलीय भाग बन गया। और ये स्थलीय भाग यहाँ पर अनेक जलोढ़ जो मिट्टी थी उपजाऊ मृदा थी जिससे मैदान का निर्माण हुआ। और ये जो मैदान था टेथिस सागर वाला, ये उपजाऊ मैदान के रूप में परिवर्तित हुआ और उसका जो पश्चिमी भाग था वो मरुस्थल के रूप में, जो हम आज थार के मरुस्थल के रूप में पढ़ते हैं, और पूर्व का भाग वह वो पूर्वी मैदानी भाग के रूप में उपजाऊ मैदान के रूप में पढ़ते हैं। तो हमें यही पता लगाना है कि पूर्वी मैदानी भाग है इस समय किसका अवशेष माना जाता है। तो हमारे पास में आंसर निकल के आता है सी, यानी टेथिस सागर का। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा टेथिस सागर, और टेथिस सागर का अवशेष है वो माना जाता है पूर्वी मैदानी भाग को। तो आपको कमेंट में जाकर के आपको बताना है किस आंसर का कौन सा विकल्प के तौर पर सही है। तो आप उसमें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक वीडियो को करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप ज़रूर कर दीजिए। साथ साथ में आप बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी शाम को 6 बजे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके पास में पहुंच सके। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, और क्वेश्चन है वो हम अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ना है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है। यानी 56 के मैदान के बारे में पूछ रहा है कि 56 के मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में अगर 56 के मैदान की बात करें, एक और बता देता हूँ, 56 की पहाड़ियाँ और 56 के मैदान दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान में। तो अगर 56 की पहाड़ियों की बात करें तो वो आएगा बाड़मेर। तो याद रखना, आप नोटबुक में डाल लेना कि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित है। और अगर 56 का मैदान की बात करें तो राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में, क्या पश्चिमी राजस्थान में बी नंबर, सी में दक्षिणी राजस्थान में, और डी नंबर है पूर्वी राजस्थान में। तो इसमें हमें सही आंसर का पता लगाना है तो इसके लिए हमें डायग्राम की ओर जाना होगा। और अगर डायग्राम देखें तो ये एक नदी प्रवाहित होती है और ये नदी है माही नदी, इस तरह से। और ये माही नदी खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, और ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में यहाँ से वापस गुजरात में प्रवेश करती है, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली या 2 बार काटने वाली एकमात्र जो नदी है वो आती है माही नदी। और ये माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में जब प्रवाहित होती है तो इसके आसपास का जो बेसिन का जो क्षेत्र है और 56 गांव का जो समूह है या 56 नदी नालों का जो समूह है, इसको 56 का मैदान कहा जाता है। तो अगर जिले की बात करें तो जिलों में ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्यवर्ती भाग में आता है। और अगर राजस्थान में इसकी स्थिति का बात करें कि किस दिशा में और है, तो इसका अगर सही विकल्प के तौर पर हम देखें तो ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में आएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा, दक्षिणी राजस्थान में। और आप देख सकते हैं कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और माही नदी है राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है, इसलिए इसको दक्षिणी राजस्थान की नदियां कहा जाता है, या 56 का मैदान है वो दक्षिणी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है। यानी राजस्थान के पूर्वी जो मैदानी भाग है
उसका सामान्य जो ढाल है वो किस ओर है। तो अगर हम पूर्वी मैदानी भाग की मानचित्र में स्थिति का पता करें तो ये थार का मरुस्थल आता है या अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल आता है। उसके बाद में ये अरावली पर्वतमाला रेंज आती है। उसके बाद में ये जो पूर्वी मैदानी भाग आता है ये प्रदेश, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। और यहाँ से निकलने वाली जो सभी नदियाँ हैं या प्रवाहित होने वाली सभी जो नदियाँ हैं वो किस ओर जाती है, पूर्व की ओर ही जाती है। यानी पश्चिम से अरावली से जब निकलती है तो वो पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती है। इसलिए हम इसके पता लगा सकते हैं कि राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका सामान्य ढाल है वो किस ओर है। तो हमें 4 विकल्प हैं हमारे पास में। पहला है ए में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है? बी में है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या पूर्व से पश्चिम की ओर है? अगर पूर्व से पश्चिम की ओर होता तो सभी नदियां हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराती, वो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं जाती। सी में है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती तो ये भी मुमकिन नहीं होता। 4 नंबर हमारे पास में है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर ढाल की बात करें तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और सभी नदियां ढाल का अनुसरण करती है। इसलिए इसका हमारे लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका डी आंसर सही रहेगा क्योंकि राजस्थान में जो मैदानी भाग है उसका जो ढाल है सामान्य वो रहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगा सामान्य ढाल। इसलिए जो सभी नदियां हैं, चंबल है, बाणगंगा है, बनास है, सभी जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर ही बहती है, ढाल के अनुरूप ही बहती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारे लिए क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो प्रश्न है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग, जो राजस्थान का कौन सा भूभाग अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है। यानी अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र कौन सा है जो नहीं माना जाता है इन चारों में। तो अगर अंतः प्रवाह का क्षेत्र वो होता है जहां पर नदियां आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती है तो वो अंतः प्रवाह का भाग होता है। और इसमें पूछा है कि अंतः प्रवाह प्रणाली का भाग नहीं है तो इसमें हमें नहीं ऑप्शन पर जाना है। तो हमारे लिए विकल्प 4 हैं। ए में गगर का मैदान, बी में शेखावाटी क्षेत्र, सी में छप्पन का मैदान और डी में लूनी बेसिन। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं माना जाता है? तो अंतः प्रवाह का क्षेत्र गगन का मैदान है वो अंतः प्रवाह का है क्योंकि ये नदियाँ या नहरें जो बहती है गगर के मैदान में तो वो किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है, वो आंतरिक भाग में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अंतः प्रवाह का भाग नहीं माना जाता है, सॉरी है अंतः प्रवाह का भाग है, इसलिए इसको रॉन्ग आंसर है। बी में शेखावाटी क्षेत्र है वो भी अंतः प्रवाह के अंतर्गत आता है। सी में अगर छप्पन का मैदान की बात करें, लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी बेसिन भी राजस्थान से प्रवाहित होकर के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है तो अंतः प्रवाह का ही क्षेत्र माना जाता है। परंतु छप्पन का मैदान की बात करें तो अभी हमें आया था कि छप्पन का मैदान में जो इस तरह से माही नदी बहती है और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इस तरह से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है तो अंतः प्रवाह की नदियां हैं वो नहीं मानी जाती है और ये कर्क रेखा को इस तरह से 2 बार पार करती है, एक तरफ यहाँ पर जब राजस्थान में आती है और एक तरफ वापस जब जाती है तब।
तो ये जो क्षेत्र होता है इसके आसपास का जो बेसिन क्षेत्र होता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र होता है, उसको छप्पन का मैदान है कहा जाता है। तो ये अंतः प्रवाह का भाग नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी। ये लो सी आंसर। तो सी आंसर इसके सही है, छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान है वो अंतः प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं माना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे लिए ये, और इस प्रश्न में अगर देखें तो डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में स्थित है। यानी डांग क्षेत्र है वो राजस्थान के किस भौतिक विभाग में स्थित है। तो डांग प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर आते हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसको वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो सब्सक्राइब्स भी कर दीजिएगा। तो ए में है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो राजस्थान का। इस तरह से अगर हम मैप बनाएं, इस तरह से देखिए मैं मैप बना रहा हूँ राजस्थान का। इस तरह से हम राजस्थान में जाएं तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठारी भाग है ये कहलाता है, ये भाग पठारी प्रदेश कहलाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। तो इस क्षेत्र में डांग प्रदेश क्षेत्र अब ये देखना है कि डांग क्षेत्र कहते किसको है। तो सबसे पहले 4 विकल्प पढ़ लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, बी में है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, सी में पश्चिमी शुष्क प्रदेश और डी में पूर्वी मैदान निभाग। तो डांग क्षेत्र है वो होता है जब नदी का प्रवाह होता है और इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम, ये नदी मुख्य नदी है और इस नदी में अनेक सहायक नदियाँ या वितरिकाओं के माध्यम से जब जल इसमें आता है तो इसमें जल आने की वजह से जो ये बीच का जो भाग होता है, ये जो क्षेत्र होता है वो कटा फटा क्षेत्र होता है। और इस कटा फटा क्षेत्र है वो उत्खात भूमि कहलाती है जो कृषि के लिए अनकष्ट भूमि कही जाती है इसको, तो वो कहलाता है डांग क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा डांग क्षेत्र है वो चंबल नदी पर मौजूद है। चंबल नदी है वो राजस्थान में जब आती है तो इस तरह से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है। तो इसका जो बेसिन है वो डांग प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो डांग क्षेत्र कहलाता है। और ये बहती है पूर्वी मैदानी भाग से, और मैदानी भाग से ये नदी जब बहती है तो ये डांग प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो डांग भूमि है वो चंबल नदी पर है। और अगर राजस्थान में अगर किस क्षेत्र भौतिक विभाग में आती है या भौतिक प्रदेश में आती है तो वो आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ठीक है, तो इसका डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है वो माना जाता है डी। तो पूर्वी मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। तो आज संडे है और इस संडे को हमें आज सुपर संडे बनाना है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। 100% मुझे गारंटी है। ये गारंटी के साथ में राजस्थान के से संबंधित जो मैं क्वेश्चन बना करके लेके आता हूँ वो आपका प्यार और स्नेह खींच करके लेके आता है, जिसे मुझे मजबूर कर देते हैं। आपका जो वीडियो में मुझे प्यार स्नेह मिलता है इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
और इसमें अगर देखें करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह, कौन सी नदियां, चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है। यानी करौली व धौलपुर जिलों में चंबल और बनास नदी का जो प्रवाह होता है तो उसमें स्थित भूभाग होता है वो क्या कहलाता है। तो अगर चार विकल्प हैं, क्या उपरमाल के नाम से कहलाता है, विंध्ययन कागार के रूप में कहलाता है, कांठल का मैदान कहलाता है, या दक्कन का पठार कहलाता है। तो आपको इन चारों विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर इसमें से सही विकल्प के तौर पर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि करौली और धौलपुर जो जिले हैं राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इस तरह से जो रहती है, ठीक है ना। तो ये जो निकला हुआ भाग है एक धौलपुर और इसके पास में सवाई माधोपुर के पास में करौली, ये क्षेत्र आता है। तो इसमें जो चंबल और बनास नदियां जो प्रवाहित होती है तो उसके भूभाग को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको चारों विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करके आपको बताना है कि उपरमाल के नाम से कहलाता है, या विंध्ययन कगार के रूप भूमि कहलाती है, कांठल क्षेत्र कहलाता है, या दक्कन का पठार कहलाता है। तो आप ABCD के माध्यम से आंसर दे सकते हो या नाम लिख करके भी कमेंट में आंसर दे सकते हो। तो इसके लिए मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट के माध्यम से बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से बताना ही है। तो अगला हमारे लिए क्वेश्चन है वो है ये, क्वेश्चन है राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल स्थित है। यानी राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल किस ओर है। पिछले वाला क्वेश्चन था, पीछे मैंने पूछा था, वो पूछा था पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस ओर है। अब हम पूछ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल किस ओर है। तो चार विकल्प है हमारे पास में। पहला है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तीसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले हम राजस्थान में आए तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की स्थिति का पता कर लेते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कहाँ स्थित है। तो आप डायग्राम में आते हैं तो इस मैदानी भाग के पूर्वी दिशा में आप ये जो प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रदेश, और ये प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के ही अंतर्गत आता है, पठारी भाग के अंतर्गत आता है। अब इसकी ढाल की अगर बात करें तो इसकी ढाल और यहाँ से नदियाँ जब प्रवाहित होती है वो सभी नदियाँ उत्तर की ओर ही जाती है या उत्तर पूर्व की ओर ही जाती है, इस तरह से। यानी यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो उत्तर पूर्व की ओर से ही जाती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ही जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे लिए रहेगा वो रहेगा दक्षिण से उत्तर की ओर, डी आंसर। ठीक है, तो डी आंसर सही है कि दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वी पठारी भाग मैदान का ढाल है। मैदान की अगर बात करें तो मैदान का पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो इस तरह से सभी भौतिक प्रदेशों का ढाल है वो आप नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं बाद में। तो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारे लिए क्वेश्चन है वो है ये। इस क्वेश्चन में अगर देखें कि दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की
आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है, यानी घोड़े के नाल की आकृति की जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो सबसे पहले 4 विकल्प है, क्या मुकुंदरा की पहाड़ियां घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? बी में है रामगढ़ बारा क्षेत्र में क्या घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणियां हैं? सी झालावाड़ क्षेत्र में है क्या? या फिर डी कोटा बूंदी मार्ग पर स्थित जो पर्वत श्रेणियां हैं या पहाड़ियां हैं क्या वो घोड़े के नाल की आकृति की हैं? तो सबसे पहले हमें देखना है कि घोड़े के नाल के आकृति की पर्वत श्रेणियां किसको कहते हैं। यानी जो घोड़े का जो पैर होता है उसके नीचे इस आकृति की, या मैं बना रहा हूं इस आकृति की गोलाकार आकृति में या वर्ताकार आकृति में लगाई जाती है। इस तरह से लोहे का छल्ला मान लो, वो उसके पैर के नीचे डाला जाता है तो उसको बोलते हैं घोड़े की नाल। और इस तरह की जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान में कहाँ पर है? और वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो सबसे पहले हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अगर आए तो ये प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ये प्रदेश ये प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी है वो घोड़े की नाल की आकृति की है। तो ए विकल्प है मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां अगर पता करें तो ये देखो यहाँ पर है, ये पर्वत श्रेणी मुकुंदरा की पहाड़ी है। तो ये तो घोड़े की नाल की आकृति की नहीं है, तो ये तो पहला विकल्प हमारे लिए गलत होगा। दूसरा है रामगढ़ बारा क्षेत्र में। तो बारा जिले में हम चलते हैं तो रामगढ़ की पहाड़ियां ये देख सकते हैं आप, और रामगढ़ की पहाड़ियां ये देखो किस तरह की है, घोड़े की नाल की आकृति की है। तो हमारे लिए जो विकल्प होगा वो बी सही होगा, और बी आंसर करेक्ट आंसर के तौर पर है। रामगढ़ बारा क्षेत्र में जो पहाड़ी है जिसे रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है तो वो घोड़े के नाल की आकृति की है, और ये पहाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की ही अंतर्गत आती है। यानी जो वर्ताकार गोलाकार आकृति में जो पहाड़ी है वो रामगढ़ की पहाड़ी है और बारा जिले में है, और बारा जिले में होने की वजह से इसको रामगढ़ या बारा क्षेत्र की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो ये घोड़े की नाल की आकृति की है, इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए बी रामगढ़ बारा क्षेत्र में। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य जो पहाड़ी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ये रहेगा, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डांगलैंड किसका भाग है? यानी डांगलैंड भूमि है वो किसका भाग है वो माना जाता है। तो डांगलैंड क्षेत्र अगर बात करें तो 4 विकल्प है हमारे पास में, भोराट का पठार, आबू पर्वत, करौली का पठार या चित्तौड़गढ़। तो इसमें हमें डांगलैंड क्षेत्र बताना है, और डांगलैंड भूमि अभी बताया था, पीछे क्वेश्चन गया था कि डांग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। तो इसमें स्थिति की अगर बात करें चारों विकल्पों में तो भोराट का पठार अगर पता करें तो भोराट का पठार ये रहा। तो ये तो अरावली पर्वतमाला में आ गया भोराट का पठार, और इस रेंज में कोई नदियां प्रवाहित नहीं होती है जिससे डांग क्षेत्र की भूमि बनाए, तो ये पहला विकल्प हमारे लिए सही नहीं होगा। तो डांग क्षेत्र नहीं कहलाता है भोराट का पठार। आबू पर्वत की बात करें बी में, तो सिरोही जिले में अगर आए तो आबू का पठार यहाँ पर स्थित है सिरोही में, ये आप देख सकते हैं। तो ये अरावली पर्वतमाला में है, तो इस क्षेत्र में भी नदियों का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, डांग भूमि नहीं बनाती है। और सबसे अधिक मात्रा में जो डांग भूमि बनाती है वो बनाती है चम्बल भूमि, चम्बल नदी। और चम्बल नदी जब डांग क्षेत्र बनाती है तो डांग की रानी के नाम से जो जिला जाना जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले हम 4 नंबर डी में जाएं तो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिला ये है यहाँ, ये रहा। तो यहाँ पर भी डांग भूमि का क्षेत्र नहीं है, यहाँ मेसा का पठार है और इस क्षेत्र में डांग भूमि नहीं कही जाती है, तो 4 नंबर भी गलत होगा।
अगर डांग की रानी कहें तो वो करौली जिले में कहा जाता है, और करौली जिला ये यहाँ है, ये आप देख रहे हैं, ये करौली जिला है। तो इस क्षेत्र में डांग भूमि से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, और इस करौली जिले में पठार आता है, करौली का पठार, वो डांगलैंड भूमि के अंतर्गत ही आता है। तो डांगलैंड क्षेत्र किसका भाग है? वो है करौली पठार का भाग है। तो इसलिए बी आंसर है वो हमारे लिए सही है। तो इसमें बी नोटबुक में डाल लीजिए, डांगलैंड भूमि आबू, सॉरी करौली का पठार सी, अरे सॉरी बी नहीं सी, हाँ तो सी है वो करेक्ट आंसर है। करौली का पठार जो डांगलैंड भूमि के नाम से है वो जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो रहेगा ये, और इसमें अगर हम देखें तो मालपुर करौली मैदान किसके भाग हैं? यानी मालपुर करौली है वो किसके भाग है, किस नदी बेसिन का भाग है वो माना जाता है मालपुर करौली? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों के रूप में हम अगर पढ़ें तो मालपुर से करौली का मैदान किस नदी का भाग है या बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ए में है माही बेसिन, बी में है बाणगंगा बेसिन, सी में है चंबल नदी बेसिन, और डी आती है बनास नदी बेसिन। तो इन चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो माही नदी है वो राजस्थान के मैप में इस तरह से प्रवेश करती है और इस तरह से खंबाती खाड़ी में वापस चली जाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर मालपुर करौली प्रदेश क्षेत्र नहीं है, इसलिए ए विकल्प हमारे लिए गलत रहेगा। बाणगंगा बेसिन की अगर बात करें तो बाणगंगा नदी इस तरह से यहाँ से प्रवाहित होती है और करौली जिले में नहीं जाती है, उसके बाद में ये चंबल नदी में मिलती है, मुख्य सहायक नदी है, इसलिए बाणगंगा भी नहीं है। चंबल बेसिन की अगर बात करें तो मालपुरा करौली में ये क्षेत्र भी नहीं आता है। तो ये चंबल नदी इस तरह से प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में बनास बेसिन की बात करें जिसे वन की आशा की नदी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो बेसिन क्षेत्र है या मैदानी भाग है वो मालपुर करौली के अंतर्गत ही आता है। तो इसके लिए सही क्वेश्चन जो आंसर है हमें मालपुर करौली का मैदान वो है डी, बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया है, मालपुर करौली मैदान किस बेसिन का भाग है, तो वो आएगा बनास बेसिन का भाग है। तो इसलिए डी आंसर हमारे लिए सही होगा, बनास बेसिन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा ये, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, और हमें सुमेलित करना है, यानी एक तरफ आपको जिले मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी। जिलों में जालोर, जयपुर, अलवर और सीकर जिला। पर्वत में बरवाड़ा की पहाड़ियाँ या पर्वत, झारोला पर्वत, रघुनाथगढ़ पर्वत या भानगढ़ पर्वत। इस तरह से हमें सुमेलित करना है। तो अगर हम सुमेलित करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला की उत्तरी जो पर्वत चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ जो पर्वत चोटी है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वो सीकर जिले में है। तो अगर हम सीकर को रघुनाथगढ़ से मिलान कर दें, यानी इसको हम सही माने, ये देखो सुमेलित कर दिया हमने, सीकर जिले में रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अब हम इस क्यूट में आए तो डी का हमने 3 नंबर में किया है, और डी का 3 नंबर में ए में है, बी में नहीं है इसलिए गलत है, सी में भी नहीं है ये गलत है, डी में भी नहीं है गलत है। तो उत्तरी राजस्थान में या उत्तरी अरावली पर्वतमाला की जो पर्वत श्रृंखला है रघुनाथगढ़ वो सीकर जिले में है। और पीछे इससे पिछले वाला जो वीडियो है जो 22 तारीख को मैंने 21 तारीख को मैंने अपलोड किया था, और उसमें आपको उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की संपूर्ण पर्वत चोटियाँ
उनके किस जिले में है और कितनी इसकी ऊंचाई है वो आपको डाला गया है। तो आप अपने नोटबुक में उस वीडियो में जाकर के आप उसमें डाल सकते हैं तो आपके याद रहेगी। तो रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी है वो सीकर जिले में, आपको एक ही याद की है और एक उनमें पहाड़ी आपने याद की है। इसका एक का ही आंसर आपके लिए बगैर समय बर्बाद किए आपका आंसर है वो आ चुका है। तो ए विकल्प है वो सही है। अब हम सभी का सुमेलित कर देते हैं। जालोर है वो, उसमें झारोला पर्वत श्रेणी है। जयपुर में बरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। अलवर में भानगढ़ की पहाड़ी है। ये लो सुमेलित हो गया। किसी भी झंझट के, किसी भी रोक टोक के हमारे लिए आसान क्वेश्चन बन गया। बस एक हमने पीछे याद किया था वीडियो में, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की पर्वत चोटी जिसमें रघुनाथगढ़ सीकर जिले में एक, और सभी का आंसर हमारे लिए आ गया। तो इसलिए ए विकल्प है वो हमारे लिए सही रहेगा, विकल्प ए। तो नोटबुक में डाल लीजिए, पर्वत चोटियां डाल लीजिए। किस जिले में? जालौर में झारोला की पर्वत है, जयपुर में बरवाड़ा पर्वत है, अलवर में भानगढ़ पर्वत है, सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो ये रहेगा। इस क्वेश्चन में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? यानी बांका पट्टी पेटी है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमारे पास में चार विकल्प हैं। क्या भीलवाड़ा जिले में है, नागौर में है, सी में चूरू में है, या फिर सीकर जिले में है? इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो यानी बांका पट्टी, या इसको कुब्बड़ पट्टी भी बोलते हैं। और बांका पट्टी और कुब्बड़ पट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेश में जो जल में लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा है, और लवणता की मात्रा, नमक की मात्रा सबसे अधिक होने की वजह से इस जल में जब मानव इस जल को पीता है, मनुष्य इस जल को पीता है, तो वो कुब्बड़ हो जाता है, यानी आगे से झुक जाता है। इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। क्योंकि नमक की मात्रा अधिक होने से ये क्षेत्र प्रभावित है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्षेत्र से। तो अगर हम इन चारों जिलों में पढ़ें तो भीलवाड़ा में भी नहीं है, लवणता का मात्रा नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र नहीं है। अगर नागौर की बात करें और राजस्थान में नागौर जो जिला देखें तो ये नागौर जिला आता है, और इस जिले में सबसे ज़्यादा बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी से प्रभावित क्षेत्र रहता है, इसलिए बी आंसर है करेक्ट माना जाता है, बी। तो बी आंसर हमारे लिए सही होगा। नागौर जिला, और नागौर जिले में बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र लवणता से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहता है, जिला रहता है, इसलिए इसको बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य है वो आगे की ओर झुक जाता है, कुब्बड़ निकल जाता है, इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके लिए ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस विद्वान ने राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में किया था? यानी सबसे पहले राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी राजस्थान भूगोल के नाम से। और राजस्थान भूगोल नाम की पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो चार विकल्प हैं हमारे लिए। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर तिवारी ने, या सक्सेना ने। तो इन चारों विकल्पों में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें हम अगर सही विकल्प का चुनाव करें तो सबसे पहले राजस्थान भूगोल की बात करें, जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, और इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने।
तो वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान भूगोल के माध्यम से राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में निर्धारण किया था, बांटा गया था, इसलिए बी आंसर इसका सही आएगा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को अनेक भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, तो इसलिए बी आंसर हमारे लिए सही रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में संपादित उसकी पुस्तक थी वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, यानी पुस्तक का नाम था वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। पुस्तक में भारत को प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को कितने वृहद में, मध्यम भाग में और लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो रामलोचन सिंह ने हमें बताना है कि 1971 की बात है, और 1971 के समय इन्होंने अपनी एक पुस्तक संपादित की थी जिसका नाम था वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। और इस पुस्तक में भारत का प्रादेशिकरण किया था, यानी राजस्थान का ही नहीं संपूर्ण भारत का प्रादेशिकरण किया था, यानी भारत को अलग अलग विभागों में विभाजित किया था, भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो उस समय राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, और इन्होंने 3 तरीके से किया था। एक तो वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, फिर मध्यम स्तर पर और लघु प्रदेश में विभाजित किया था। तो अगर इसमें रामलोचन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने राजस्थान में 4 विकल्प के तौर पर पढ़े, क्या 1 वृहद और 4 मध्यम और 16 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। बी में अगर पढ़ें 2 वृहद 8 मध्यम 16 लघु में विभाजित किया था। अगर सी में पढ़ें तो क्या 4 वृहद 16 मध्यम और 32 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। डी में अगर बात करें 2 वृहद 4 मध्यम और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। अगर मैं मानता हूं कि 1971 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का, भारत का प्रादेशिकरण किया था और राजस्थान को 2 वृहद 4 मध्यम और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था राजस्थान को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी आंसर है वो सही माना जाता है। रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहत्तम स्तर पर, 4 मध्यम स्तर पर और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था राजस्थान को, तो इसलिए जो डी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर है माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ये बताना है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ये आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, ए में 4 है, बी में 2 है, सी में 7 है और डी में 6 है। तो आपको बताना है कि कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो कमेंट करके जल्दी बताना है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में, और वो थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। अगर 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट सही आंसर आएगा वो आएगा सी, 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था राजस्थान को। तो राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, मंडहोली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। यानी मंडहोली की जो पहाड़ियां हैं
वो राजस्थान में कौन से जिले में स्थित एक पहाड़ी है। तो इसमें हमें देखना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। वो माना जाता है मढ़ोली की जो पहाड़ियां हैं वो मढ़ोली की पहाड़ियां। तो इसमें 4 विकल्प हैं, भरतपुर जिला, दौसा जिला, जयपुर जिला और अलवर जिला। तो इन चारों जिलों में से किस जिले में जो मढ़ोली की जो पहाड़ियां हैं वो स्थित है। तो मढ़ोली की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के मैदानी भाग में आपको पहाड़ी मिलेगी। और मैदानी प्रदेश इन चारों जिलों में आप भरतपुर जिले में आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। भरतपुर, जहां पर मढ़ोली की जो पहाड़ियां हैं वो स्थित हैं भरतपुर जिले में, इसलिए करेक्ट आंसर है ए माना जाता है, भरतपुर जिला। तो 68 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, भरतपुर जिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहेगा, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है रण या ताल और एक तरफ है जिला। तो रण ताल में ए में थोब रण, बी में बाप रण, सी में पड़िहारा रण और डी में भाखरी रण। जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। तो ये हमारे लिए जिले हैं और इन जिलों में हमें सुमेलित करना है कि किस जिले में ये रण या ताल क्षेत्र स्थित है। तो रण या ताल क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले पड़िहारा रण के बारे में बात करते हैं। सी में, ये जो सी दिखाई दे रहा है आपको, तो पड़िहारा जो रण क्षेत्र है वो हमने कल पढ़ा था, या नेक्स्ट वीडियो, वो पीछे जो वीडियो 1-2 दिन चले गए थे वो उसमें पढ़ा था, वो चूरू जिले में पढ़ा था। तो चूरू जिले में पड़िहारा क्षेत्र पड़ा था। तो सी का 4 नंबर देखना है हमें। तो सी का 4 नंबर होगा तो वो सही होगा। तो ए में तो सी का 4 नंबर है ही नहीं, 3 नंबर दे रखा है जोधपुर, तो इसलिए गलत होगा। बी में 4 नंबर दे रखा है तो ये सही माना जाएगा। सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो दोनों में नहीं है, इसलिए हम बेझिझक करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका बी आंसर है वो सही है। अब हम इसका मिलान करते हैं। तो अगर मिलान करें तो थोब जो रण है वो बाड़मेर जिले में है। तो नोट कर लीजिए नोटबुक में, थोब रण जो है बाड़मेर जिले में है, बापरण है वो जोधपुर जिले में है, पड़िहारा है वो चूरू में है ही, भाखरी रण है वो जैसलमेर जिले में है। तो चारों रण या ताल आपको बता दिए, भाखरी रण जैसलमेर में, पड़िहारा रण चूरू जिले में, बापरण जोधपुर जिले में और थोब रण है वो बाड़मेर जिले में है। याद करने का तरीका है, फोब ब है तो बाड़मेर आ गया, बाप है प है तो जोधपुर आ गया, पड़िहारा र है तो चूरू आ गया, भाखरी है वो जैसलमेर जिले में आता है। तो इसलिए चारों आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं चारों रण या ताल क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो क्वेश्चन रहेगा ये क्षेत्र। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन है कि नेहड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में किस जिले में नेहड़ क्षेत्र हैं। तो नेहड़ क्षेत्र के रूप में हमारे पास में 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में पहला है, ए में है बाड़मेर जालोर जिला, बी में है पाली या सिरोही जिला, सी है जोधपुर या जैसलमेर जिला, डी है क्या हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में। नेहड़ क्षेत्र किस जिले में है। तो नेहड़ क्षेत्र आपको बताना है
कि राजस्थान में किस जिले में स्थित है नेहड़ प्रदेश। तो 4 विकल्प हैं, बाड़मेर जालोर, पाली सिरोही, जोधपुर जैसलमेर, हनुमानगढ़ गंगानगर। तो 73 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेहड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिले में जिले आते हैं, और आप इन जिलों के रूप में अगर देखें तो आपको ये जिले मिलेंगे, बाड़मेर जिला एक यहाँ पर और एक मिलेगा जालोर जिला। तो ये प्रदेश सबसे ज़्यादा नेहड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, और नेहड़ प्रदेश के अंतर्गत होने की वजह से हमारे लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बाड़मेर और जालोर जिला। ए विकल्प हमारे लिए सही है, बाड़मेर और जालोर जिला। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेहड़ क्षेत्र पाया जाता है, और वो किन जिलों में है तो बाड़मेर और जालोर जिले में है। तो याद कर लीजिए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, नेहड़ क्षेत्र किस जिले में है, बाड़मेर और जालोर में। और अब नवीन जिले के रूप में अगर पढ़ें तो बालोतरा जिला भी आता है। तो इसमें बाड़मेर, जालोर और बालोतरा तीनों जिले आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बालोतरा जिला भी लगा लीजिएगा आप है। तो बालोतरा बाड़मेर जिले से अलग होकर के बनाया गया था, इसलिए बाड़मेर, जालोर और बालोतरा, ठीक है। तो इसका एक करेक्ट आंसर है माना जाएगा। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरावली पर्वत माला की उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार की पर्वतमाला है, यानी किस तरह की पर्वतमाला है, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो क्या ए में है अवशिष्ट के रूप में, बी में वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में, सी में ब्लॉक पर्वत के रूप में, या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट होने से अरावली का निर्माण हुआ था। तो हमें ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। तो हमें सही विकल्प बताना है कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति है, या उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार की पर्वतमाला कही जाती है। तो ये अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की ही सबसे प्राचीन पर्वतमाला कही जाती है, और प्राचीन पर्वतमाला है वो एक वलित पर्वतमाला के रूप में मौजूद है। तो एक वलित पर्वतमाला होने की वजह से और प्राचीन पर्वतमाला होने की वजह से, और भारत में ये दिल्ली से गुजरात तक मौजूद है, इसलिए वलित पर्वतमाला के रूप में स्थित ये पर्वत श्रृंखला है, इसलिए बी आंसर इसका सही आएगा। तो 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई ये अरावली पर्वतमाला एक वलित यानी वलन के रूप में निर्मित हुई है, इसलिए इसको वलित पर्वतमाला कहा जाता है। इसलिए इसकी उत्पत्ति है एक वलन के रूप में हुई थी, इसलिए वलित पर्वतमाला है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, वलित पर्वतमाला के रूप में। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। यानी राजस्थान में नहीं, आपको संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की लंबाई बतानी है कि अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण लंबाई कितने किलोमीटर में है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है 869 किलोमीटर, बी में है 826 किलोमीटर, सी में है 692 किलोमीटर, डी में है 550 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, डायग्राम में अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला ये आप देख रहे हैं हरियाणा, दिल्ली प्रदेश, यहाँ से ये शुरू होती है और इन राज्यों से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार है।
और उसके बाद में ये गुजरात में आती है। तो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक इसका विस्तार होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी अगर लंबाई की, संपूर्ण लंबाई की बात करें तो इसकी संपूर्ण लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। और ये 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई के रूप में मौजूद है। तो इसलिए 692 किलोमीटर लंबाई होने की वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो नोटबुक में डाल लीजिए और डायग्राम बना करके आप अरावली पर्वतमाला दर्शा सकते हैं, जिससे आप को याद रहेगी कि अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। और राजस्थान में इसको हम 3 भागों में विभाजित करें तो उत्तरी राजस्थान में अरावली, मध्य राजस्थान की अरावली और दक्षिणी राजस्थान की अरावली, ये इनके 3 अलग अलग भाग हैं। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो रहेगी 692 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने किलोमीटर का है। यानी अब संपूर्ण नहीं पूछा गया है बल्कि राजस्थान में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने किलोमीटर है। तो आप यहाँ से अलवर, सीकर, झुंझुनू जिले यहाँ से लेकर के और दक्षिण में जालौर, सिरोही का जो जिले हैं यहाँ तक अगर बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है राजस्थान में वो 80% है। यानी संपूर्ण अरावली का जो 80% भाग है वो राजस्थान में स्थित है। और 80% राजस्थान में स्थित होने की वजह से हमने पिछले अभी गया है प्रश्न, उसमें हमने देखा था कि 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो अगर 692 में हम अगर 80% निकालें तो हमारे पास में आएगा 550 किलोमीटर। तो जो अरावली पर्वतमाला है इसकी राजस्थान में अगर बात करें तो 550 किलोमीटर इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही होगा। 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है जो 80% मौजूद है। तो इसलिए डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इससे पहले सभी दोस्त मेरा वीडियो को आप सभी मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन आप प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स कर दीजिए और बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर दीजिएगा, घंटी, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। हाँ, बंद कर दे बेटा गेट बनाओ। अगला क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं कि अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों का मिश्रण किन पहाड़ियों में है। यानी अरावली और विंध्याचल की जो दोनों पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला है उनका जो मिश्रण है वो किन पहाड़ी के रूप में मौजूद हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल की जो पहाड़ी है उन दोनों पहाड़ियों का जो मिश्रण है वो एक अकेले किस पहाड़ी में आपको मिलेगा। तो ए में है चंदवाड़ी पहाड़ी, बी में है मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी, सी में है रणथंबोर की पहाड़ी और डी में है साहेबाद की पहाड़ी। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि किस पहाड़ी में अरावली पर्वतमाला का भी और जो विंध्याचल पर्वतमाला है दोनों का विस्तार है वो पाया जाता है। तो आप दोनों पहाड़ियों के रूप में अगर हम देखें, मिश्रण के रूप में देखें, तो चंदवाड़ा की पहाड़ियों में आपको अरावली पर्वतमाला जो प्राचीन पर्वतमाला है उसका मिश्रण आपको नहीं मिलेगा।
मुकुंदरा की पहाड़ियों में भी आपको नहीं मिलेगा। और रणथंभौर की पहाड़ियों में भी जो सवाई माधोपुर जिले में मौजूद है, रणथंभौर की जो पहाड़ियां हैं वो, और रणथंभौर की जो पहाड़ियां होने की वजह से यहाँ पर जो आंसर है वो सी हमारे लिए सही होगा। और रणथंभौर की पहाड़ियों में ही अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो जो पहाड़ियां हैं उनका मिश्रण है वो पाया जाता है दोनों पहाड़ियों में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है, और वो है रणथंभौर की पहाड़ियां। और रणथंभौर की जो पहाड़ियां हैं उसमें अरावली पर्वतमाला का और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों का मिश्रण है वो पाया जाता है। तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा रणथंभौर की पहाड़ियां। अलग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन रहेगा ये। आपकी स्क्रीन में है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। तो जुरासिक काल की जो चट्टानें हैं वो राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है। तो आप देखोगे 4 विकल्प हैं हमारे पास में। तो इसमें ए में है जयपुर एवं टोंक, बी में है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, सी में है जैसलमेर बाड़मेर, और डी की अगर बात करें तो अजमेर और नागौर। तो जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम चट्टानें कही जाती है, और ये किन जिलों में पाई जाती है। तो अगर हम मैदानी भाग का जो पश्चिमी छोर अगर ज्ञात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं, और जुरासिक युग की इन चट्टानों में जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद है, इसलिए जयपुर और टोंक का भाग है वो नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। जैसलमेर और बाड़मेर में थार मरुस्थल का विस्तार है, तो इस प्रदेश में मौजूद है जुरासिक युग की चट्टानें, तो इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा। तो जुरासिक युग की चट्टानें हैं वो जैसलमेर बाड़मेर में है, अजमेर और नागौर में नहीं है। तो डी इसका भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है, तो इसका सही माना जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर जिला, जहाँ पर जुरासिक युग की चट्टानें हैं वो पाई जाती है इन दोनों जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने अच्छी तरह से जैसलमेर और बाड़मेर जिला, और जहाँ पर जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। तो आपको मुकुंदरा की पहाड़ी बतानी है। तो 4 हमारे पास में ऑप्शन है। ए में है, ये मिसप्रिंट हो गया, शेखावाटी प्रदेश, बी में है हाड़ौती का पठार, सी में है दक्षिणी अरावली प्रदेश, और डी में है माही बेसिन। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी है वो मौजूद है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ी है वो हम 4 जो भौतिक प्रदेश है इसको अलग अलग अगर बात करें तो शेखावाटी प्रदेश ये आता है, डायग्राम में आए तो ये प्रदेश शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। सीकर, झुंझुनू, अलवर ये प्रदेश शेखावाटी प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ी है वो उससे नहीं है, तो ए है वो गलत है। सी की अगर बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली का क्षेत्र ये है जालौर और सिरोही में, तो जालौर और सिरोही में भी ये प्रदेश नहीं है, इसलिए सी भी हमारे लिए करेक्ट आंसर है वो नहीं माना जाता है। डी की बात करें माही बेसिन, तो माही है वो प्रतापगढ़
डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रभावित होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो मौजूद नहीं है। अब हमारे पास में बचा है बी, हाड़ौती पठार, और हाड़ौती का पठार है वो ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये प्रदेश। और यहाँ पर मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में आपको ये देखो ये है, ये आप देख रहे हैं इस सर्कल में जहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ी है। तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आपको मिलेगी। तो इस पठारी प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ी होने की वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी। हाँ, तो बी आंसर है वो सही है। ये जो मुकुंदरा की जो पहाड़ी है वो यहाँ है, ये आप डायग्राम में देखोगे, ये पहाड़ी कोटा, बूंदी, ये देखो नाम मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है ना। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सही है बी, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार में सही माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, हाड़ौती का पठार। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे लिए वो क्वेश्चन रहेगा ये इसमें क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल है प्रदेश है, तो इसमें कटी फटी हुई पहाड़ियाँ हैं, उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारी जाती हैं। तो इसमें हमारे पास में 4 विकल्प हैं। क्या भाकर के नाम से कही जाती है, भोराट के नाम से कही जाती है, ऊपरमाल के नाम से कही जाती है, या फिर गिरवा के नाम से कही जाती है। तो 4 विकल्प हैं, इनमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प का अगर चुनाव करें तो सबसे पहले हमें सिरोही जिले की ओर जाते हैं। तो सिरोही जिला ये आता है दक्षिण में, सिरोही जिला दक्षिण पश्चिम भाग में ये प्रदेश, ये सिरोही जिला है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल होने की वजह से, नदियों के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर ये भाग कटा फटा हुआ है। और इन पहाड़ियों का कटा फटा हुआ प्रदेश होने की वजह से सिरोही जिले में स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से इस पहाड़ियों को जाना जाता है। तो हमारे पास में 4 है, भाकर, बोराट, ऊपरमाल या गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है क्या। तो अगर हम स्थानीय भाषा के रूप में जाएं तो ये आप सिरोही यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिरोही प्रदेश, तो इसको भाकर के नाम से जाना जाता है, भाकर प्रदेश के नाम से। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। तो ये करेक्ट आंसर माना जाता है, ए भाकर के नाम से जाना जाता है इन तीव्र युक्त ढाल वाले कटी पटी हुई पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में। तो ए आंसर सही है। तो ये करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आज की हमारी क्लास रहेगी कि इसको भाकर पहाड़ियों के नाम से वो जाना जाता है, सिरोही में कटा फटा हुआ क्षेत्र है वो। तो आज की एक क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के अंत में ये कहूँगा कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब्स कर लीजिए। और मुझे हर वीडियो में आपका प्यार स्नेह है वो बहुत ही शानदार मिल रहा है, इसके लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात है वो रख सकते हो, जो मैंने आंसर पूछा है वो आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। इसलिए सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।